अस्सलाम वालेकुम, होप सो ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आप लोग को याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोग को एक वीडियो प्रोवाइड की थी जो 9th क्लास की थी, नहीं मैट्रिक की थी, जिसके अंदर मैंने उन्हें होम्योस्टेसिस समझाया था। आप लोगों को भी होम्योस्टेसिस के बारे में कुछ कंसेप्ट डेवलप हुआ होगा कि होम्योस्टेसिस क्या होता है। बेसिकली होम्यो का मतलब होता है सेम और स्टेसिस मतलब होता है स्टेट, यानी कि आपकी बॉडी के जो स्टेट्स है उनको सेम रखना। आप जिसमें अभी हैं, आपका जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है या आपका नॉर्मल पीएच लेवल है या आपका नॉर्मल एंजाइम का लेवल है, सबस्ट्रेट लेवल है, ब्लड लेवल है, ब्लड के अंदर शुगर लेवल है, उसके अलावा आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स, हर चीज़ का अल्लाह ताला ने एक मखसूस मकदार रखी है। कोई भी चीज़ ऐसी ही नहीं है मतलब कि जिसकी कोई मखसूस मकदार ना हो। अगर आपकी उस मखसूस मकदार से वो जो लिमिट है, उस लिमिट से अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर या एंजाइम का एंजाइम्स या फिर एंजाइम लेवल जो भी है, सबस्ट्रेट लेवल वगैरह, अगर वो ऊपर यानी ज़्यादा या नीचे कम हो जाते हैं, ज़्यादा या कम होते तो उसका क्या अफेक्ट आता है, वो फिर आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा उसका अफेक्ट आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लोग के क्या कहते हैं, आप अभी कहीं बैठी हुई हैं, ठीक है, अब फ़ैन ऑन कर दिया जाए तो आपको सर्दी है तो आपको और ठंड लगेगी, तो आप अपने आप को वार्म करने के लिए क्या करेंगी, आप पंखे को बंद कर देंगे। चलें ठीक है, अगर यही प्रोसेस ऐसे ही गर्मी में होता है कि गर्मी में आप बैठी हुई हैं और आप चाहें कि मैं हवा में बैठूं लेकिन कोई फ़ैन को ऑफ़ कर देता है, तो क्या होता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होने लगता है, बढ़ने लग जाता है। सर्दियों में अगर कोई फ़ैन ऑन करेगा तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, ज़ाहिर है आप ठंडी होना शुरू हो जाएंगे, यानी गर्म आप ठंडी होना शुरू हो जाएंगे, आपका टेम्परेचर और इंक्रीज़ होता जाएगा बॉडी का। जबकि गर्मी में अगर आप फ़ैन ऑन नहीं करेंगी तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें बॉडी को कैसे पता चलती हैं कि कब आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, कब डिक्रीज़ हो रहा है, बॉडी को बेसिकली कैसे पता चल रहा है। आप तो बॉडी को थोड़ी बता रहे हैं, आपके दिमाग में थोड़ी एकदम से क्लिक करेगा कि यार ये मसला हो रहा है या कोई भी ऐसी बात है, तो ये कैसे आपको पता चलता हैगा। एक मिनट रुकिएगा। अच्छा, तो होता क्या आएगा कि देखो, हमारी बॉडी को कुछ सिस्टम्स होते हैं जिनको हम कहते हैं फीडबैक सिस्टम, ठीक है, उसके थ्रू पता चलता है। अभी हमने समझा कि होम्योस्टेसिस क्या है, हमने उसके एस्पेक्ट्स भी पढ़े हुए, याद है, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन और क्या कहते हैं एक्सक्रीशन, ये सब मैंने समझाया था। अभी इसको दोबारा से स्टडी करेंगे, दोबारा से आपको एक दफ़ा इसको समझाऊंगी, लेकिन मैं आपको अभी जो बात बताई थी एक फीडबैक सिस्टम के अबाउट बता रही थी, इसको भी हम स्टडी करेंगे। यहाँ तक अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं हो तो मुझसे पूछ लेना। आगे आ जाइए, होम्योस्टेसिस और उसके एस्पेक्ट्स। देखो, जो कोई ऑर्गेनिज्म है वो किसी भी कंडीशन में रहता है, किसी भी जगह पर रहता है, तो उसका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है ना, वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं ना, उनकी वजह से क्या होता है, आपका टेम्परेचर, आपका एसिडिटी लेवल, सॉल्ट, वाटर, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये आपके एक्सटर्नल टेम्परेचर की वजह से क्या होती हैं, ये अफेक्ट होती है। और अगर देखो कहीं पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा और आपको पसीना आना शुरू हो जाएंगे। ज़्यादा पसीना आएगा, कंटिन्यूसली आता रहेगा, तो आपकी बॉडी से पानी और नमकियात निकल जाएंगी, ठीक है। तो क्या हुआ कि एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हुआ ना ये। तो एक्सटर्नल फैक्टर के तौर पर एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को बचाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए कुछ एडजस्टमेंट करता है, ठीक है। उन सब चीज़ों को, वो जो एडजस्टमेंट्स होती हैं कि वो अपने आप को कैसे एडजस्ट करते हैं सर्वाइव करवाने के लिए, वो हम पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस में, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या आएगा कि ऑर्गेनिज्म जो होता है वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं उसकी लाइफ को चलाने के लिए, जैसे न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, मतलब खाना खा रहा है, सांस ले रहा है, ये सारी चीज़ें, जिसकी वजह से क्या होता है, कुछ ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो हमें नहीं चाहिए होते। फॉर एग्जांपल, आप खाना खा रही हैं तो कुछ ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे जो आपको नहीं चाहिए होंगे। इसी तरह से आप सांस ले रही हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, आपको नहीं चाहिए ना, तो आपकी बॉडी इसको एक्सेल कर देती है, निकाल देती है, ठीक है, नोज़ या माउथ के ज़रिए निकाल देती है, ठीक है। इसी तरह से आप खाना खाती हैं तो आपके रेक्टम में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स जमा हो जाते हैं वो आपकी बॉडी को नहीं चाहिए होते हैं। यूरिन जो जमा हो जाता है वो आपकी बॉडी को नहीं चाहिए होता। अमोनिया अगर ज़्यादा क्वांटिटी में जमा हो जाए नहीं चाहिए होता है। तो बॉडी उन सब चीज़ों को, अनवांटेड केमिकल्स या अनवांटेड वेस्ट को आपकी बॉडी में से निकाल देते हैं एक्सक्रीशन के ज़रिए, ठीक है। ये एस्पेक्ट्स के अबाउट एक थोड़ी सी तमहीद बांधी जा रही है आप लोगों का माइंड डेवलप करने के लिए। अब बात करते हैं कि क्या होता है। देखो,
ज़िंदा रहने के लिए इंसान को अपने अंदर के इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या करना पड़ता है, स्टडी रखना पड़ता है। स्टडी का मतलब होता है बरकरार रखना पड़ता है, मतलब उसका जो टेम्परेचर जैसा होता है ना उसको वैसे ही रखना पड़ता है। क्यों रखना पड़ता है? ताकि वो जो एक्सटर्नल कंडीशंस में जो हार्श फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, यानी कि सख्त किस्म की तब्दीलियाँ आ रही हैं, हार्श फ्लक्चुएशंस मतलब सख्त किस्म की जो तब्दीलियाँ आ रही हैं एक्सटर्नल कंडीशंस में, उसको आप फेस कर सकें। ठीक है, उसके लिए ऑर्गेनिज्म को क्या करना पड़ता है ज़िंदा रहने के लिए? अपने अंदर के इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेडी स्टेट के अंदर क्या रखना पड़ता है? मेंटेन रखना पड़ता है। बायोलॉजिस्ट होते हैं ना, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये जो टर्म होती है ना मेंटेनेंस ऑफ स्टेडी स्टेट, यानी आपके जो स्टेट है उसको बरकरार रखना, उसको स्टेट को मेंटेन रखना, इसको क्या कहा? इसको कहा होम्योस्टेसिस, यानी कि टू स्टे सेम। सही है, ये बात समझ आई। फिर उन्होंने होम्योस्टेसिस को बायोलॉजिस्ट ने कैसे डिफाइन किया? बायोलॉजिस्ट ने होम्योस्टेसिस को ऐसे डिफाइन किया: अ सेट ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स व्हिच आर इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग एन ऑर्गेनिज्म इंटरनल एनवायरनमेंट विद इन सुटेबल लिमिट्स। देखो, कुछ सेट होता है, मैकेनिज्म्स होते हैं कुछ जो क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं ऑर्गेनिज्म के इंटरनल एनवायरनमेंट को सूटेबल लिमिट्स में। ठीक है, कुछ लिमिट्स होती है उनके अंदर। फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि आपकी भी बॉडी है, ठीक है, तो क्या हुआ कि भाई आप क्या कहते हैं, आपको मैंने जैसे अभी आपको एक जो एग्जांपल दे दी थी उसी एग्जांपल को दोबारा से देती हूँ कि फ़ैन ऑफ हुआ, ठीक है, आपको गर्मी लगना शुरू हुई। आपके बॉडी के टेम्परेचर को सही रखने के लिए कि आप ज़्यादा ना हो, टेम्परेचर ज़्यादा ना बढ़े, आपकी बॉडी से पसीना आना शुरू होता है ऐसा। पसीना आता क्यों है? एक बात है ना, देखो, अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो पसीना क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है क्योंकि आपके अगर बॉडी से पानी बाहर निकलेगा तो आपकी बॉडी का थोड़ा सा टेम्परेचर लॉस होगा। अक्सर क्या होता है, छोटे बच्चों को 104 या 103 या 102 इस किस्म का ना, मतलब इतने लेवल का बुखार हो जाता है। बहुत छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना 1-2 मंथ्स के, उनको अब ये जो बुखार होता है ना, ये बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है एक छोटे बच्चे के लिए। तो क्या किया जाता है, अब भाई छोटे बच्चे को इतनी जल्दी पसीने भी नहीं आ रहे, तो क्या किया जाए? अगर उसको बहुत ज़्यादा लपेट रहे तो बहुत ज़्यादा रो रहे, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि उस बच्चे के जो क्या कहते हैं, उसके बच्चे के जो बच्चा होता है ना, उसके ऊपर पानी डाला जाता है। ठीक है, उसके पाँव थोड़ा सा ऊपर पानी डाला जाता है, उसको यूरिन पास आउट करने वाली जगह पर पानी डाला जाता है। तो उससे क्या होता है, वो बच्चा फ़ौरन यूरिन पास करता है। जैसे ही वो बच्चा यूरिन पास करता है उसकी बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है और उसका बुखार किसी हद तक टूटता है। इसी तरह का एक केस आया था हॉस्पिटल में, तो उसके अंदर यही था कि बच्चे का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा था, तो फिर यही किया गया कि उसके NS वायर पर वाटर डाला गया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उसने जो वाटर था उसने क्या किया, उसने यूरिन पास आउट किया, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर सही हुआ, उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ, उसका बुखार टूटा। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है कि ठंडी पट्टियाँ रखवाई जाती हैं, बाज़ औक़ात बाहर बुखार अलग अलग तरह के होते हैं और उस बुखार को देखते हुए पेशेंट के साथ उसी तरह का बिहेव करना पड़ता है, उसी तरह की उसकी ट्रीटमेंट होती है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आ जाइए, हम जो बात कर रहे थे कि हाँ, मैं आपको कह रही थी कि सूटेबल लिमिट्स का यहाँ पे क्या है, मतलब ये तो समझ आ गया इंटरनल एनवायरनमेंट को वो करना, लेकिन सूटेबल लिमिट्स क्या? देखो, अगर पंखा ऑफ है और आपको गर्मी लग रही है, आपकी बॉडी से पसीना आना शुरू हो गया, थोड़ी देर बाद कोई आता है वो फ़ैन ऑन कर देता है। अब तो आपकी बॉडी से पसीना नहीं आना चाहिए, लेकिन अब भी आपकी बॉडी से पसीना आए जाए तो क्या होगा, आपकी बॉडी के सारा वाटर और नमकियात निकल जाएंगे और आप चली जाएंगे डिहाइड्रेशन की तरफ। तो क्या होता है कि इन सब चीज़ों से बचाने के लिए हमारी बॉडी को कोई बताए ना कि हाँ भाई अब बस फैन चल चुका है, अब आप रोक दो, अब आप स्वीट, जो हमारी स्किन के अंदर स्वीट ग्लैंड्स हैं, पसीना प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड्स हैं, उनको कहते हैं कि भाई अब आप रुक जाइए, अब आपका काम हो चुका है। तो क्या होता है कि वो जो हमारा जो ब्रेन होता है वो कुछ सिग्नल्स भेजता है, वो अपना काम करना छोड़ देते हैं, तो फिर क्या होता है, पसीना प्रोड्यूस नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सूटेबल लिमिट्स के अंदर बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने को हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस कहते हैं। The word environments refer to the internal refers to the condition in which an organism live। देखो, environment क्या होता है? environment वो होता है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म रहता है। फॉर एग्जांपल, एक होता है पॉन्ड वाटर, यानी कि रुका हुआ पानी, ठीक है, उसके अंदर आपको अमीबा मिल जाएगा।
सही है। इसी तरह से टिश्यू फ्लूइड होते हैं, सैप होता हैगा, वो किसका एनवायरनमेंट होता हैगा, वो होता हैगा हायर एनिमल्स या प्लांट्स का होता हैगा। टिश्यू फ्लूइड्स वगैरह जो होते हैं ना, उसके अंदर सेल का क्या होता है, सेल किस में पाए जाते हैं, टिश्यू फ्लूइड्स के अंदर पाए जाते हैं ना। तो सेल सिर्फ वो सारी चीज़ें नहीं लेते उस टिश्यू फ्लूइड से जो उन लोगों को ज़रूरत होती है, बल्कि वो क्या करते हैं, अगर कोई उनके पास वेस्ट प्रोडक्ट भी हो ना, तो वो उसी के अंदर एक्सक्रीट आउट कर देते हैं सेल। ठीक है, ये प्रोसेस हम पढ़ेंगे डिटेल में, बस इसके अंदर आपको इतना समझाया जा रहा है कि एनवायरनमेंट क्या होता है। एनवायरनमेंट वो कंडीशन होती है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म रहता है। अब इसको यहाँ तक स्टडी करना, कोई भी पॉइंट ना समझ आए मुझसे पूछना। एस्पेक्ट्स की तरफ आते, ऑस्मो रेगुलेशन। याद है ऑस्मो रेगुलेशन मैंने क्या बताया था? ऑस्मो रेगुलेशन होता है रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल determined by the substance determined by the relative concentration of solutes and water। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है कि आपके अंदर आपके सेल के ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करना, उसको सही रखना। कैसे रखना? कि आपके जो अंदर सॉल्ट और वाटर का बैलेंस है, कि आपकी बॉडी के अंदर कितना पानी होना चाहिए, कितना सोल्यूट होना चाहिए, उसको मेंटेन रखना। फिर अगर जब आपने खाना खाया तो जो चीज़, अगर आप जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको एक्सक्रीट आउट करवाना एक्सक्रीशन कहलाता है। फिर आपकी बॉडी के टेम्परेचर को आपकी बर्दाश्त वाले लिमिट, टॉलरेबल का मतलब होता है बर्दाश्त वाली लिमिट तक रखना, उस तक मेंटेन रखना, उसको हम पढ़ते हैं थर्मो रेगुलेशन में। मेरे ख्याल में इसकी ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने लेक्चर सही से देखा होगा। फिर भी अगर कुछ डिटेल चाहिए हो तो मुझसे पूछ लिएगा। अच्छा जी, अब आ जाइए फीडबैक सिस्टम की स्लाइड कहाँ गई? अच्छा जी, फीडबैक सिस्टम की स्लाइड आई थिंक मिस हो गई मुझसे। ऐसे ही समझा देती हूँ फीडबैक सिस्टम क्या होता है। बुक खोल लो, फीडबैक सिस्टम लिखा हुआ नीचे देखो। मैंने बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि अगर एक सिस्टम होता है कि जिसका काम क्या होता है, चेक एंड बैलेंस सिस्टम होता है। वो कौन सा सिस्टम होता है? चेक एंड बैलेंस सिस्टम। देखो बुक के अंदर लिखा हुआ होगा, अभी वो स्लाइड कहीं गायब हो गई है, लेकिन मैं बिना स्लाइड के आपको समझा देती हूँ। तो फीडबैक सिस्टम क्या होता है? चेक और बैलेंस सिस्टम होता है। अच्छा, अब फीडबैक सिस्टम बेसिकली हमें चाहिए क्यों होता है? फीडबैक सिस्टम का काम क्या होता है कि वो, अगर फॉर एग्जांपल आपको गर्मी लग रही है, तो ये बात आपको कैसे पता चलेगा कि अगर आपके कमरे में फ़ैन ऑफ हुआ तो क्या हुआ? फ़ैन ऑफ होने से क्या होगा? वहाँ का टेम्परेचर हाई होना शुरू हो जाएगा ना, कमरे का टेम्परेचर ज़्यादा होने लग जाएगा। ये बात आपकी बॉडी को कैसे पता चली? तो भाई होता ये है कि आपकी जो हाथ है, आपकी जो स्किन है, आपके पाँवों की स्किन, हाथों की स्किन, फेस की स्किन, हर जगह की स्किन पर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। रिसेप्टर्स, मैं क्या कह रही हूँ, क्या मौजूद होते हैं? रिसेप्टर्स। ठीक है, रिसेप्टर्स उस सिग्नल को लेते हैं, उन्हें उस सिग्नल का पता चलता है कि हाँ यार ये मसला हुआ है। फिर रिसेप्टर क्या करते हैं? उसको भेजते हैं ब्रेन के पास कि भाई ये जो है ना, ये बॉडी के अंदर चेंज आ रहेगा और ऐसे ऐसे मसला हो रहेगा, टेम्परेचर हाई हो गया, अब टेम्परेचर को डिक्रीज़ करने के लिए कुछ किया जाए। ब्रेन फिर कुछ सोचता है और सोचने के बाद वो सिग्नल वो भेज जाएगा इफेक्टर के पास। ये सारी चीज़ें आपकी बुक में लिखी होंगी, गौर से देखना। इफेक्टर के पास भेजता है। इफेक्टर का काम होता है उस चीज़ को मेंटेन करना। फॉर एग्जांपल बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा, रिसेप्टर ने बताया ब्रेन को कि भाई टेम्परेचर बढ़ गया है। ब्रेन ने उसके लिए कोई हल सोचा और फिर अफेक्टर के पास सिग्नल भेज दिया। अफेक्टर ने क्या किया? पसीना प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। जो स्वीट ग्लैंड्स थे वो अफेक्टर हैं आपके। ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स क्या है? आपके अफेक्टर्स हैं। तो उन्होंने क्या किया? पसीना प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया और आपकी बॉडी का टेम्परेचर लिमिट में आ गया। तो अफेक्टर्स क्या होते हैं? अफेक्टर्स वो चीज़ होगी, कोई ग्लैंड होगा या कोई ऑर्गन होगा जो कोई काम करेगा। फॉर एग्जांपल देखो, आपने खाना खाया और आपकी बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा हो गया। ठीक है, अच्छा भाई ग्लूकोज ज़्यादा हो गया। अब क्या है, जब शुगर ज़्यादा हो गई, ग्लूकोज शुगर ही होता है ना, जब ग्लूकोज ज़्यादा हो गई तो उसको कैसे मेंटेन किया जाएगा? तो क्या होगा कि भाई आपके ब्रेन से कुछ सिग्नल्स वगैरह आएंगे। फिर आपके पास एक किस्म का ऑर्गन होता है जिसको कहते हैं, इस किस्म का होता है लीफ लाइक होता है, जिसको हम पैनक्रियाज कहते हैं। पैनक्रियाज एक किस्म का हार्मोन प्रोड्यूस करेगा जिसको कहते हैं इंसुलिन। क्या कहते हैं? इंसुलिन। इंसुलिन इस ग्लूकोज को किसी और फॉर्म में चेंज कर आपकी बॉडी में स्टोर करवा देगा। ये बात हम इन डिटेल आगे पढ़ेंगे और मैं तब आपको समझा दूंगी।
ग्लाइकोजन वगैरह के फॉर्म में इसको स्टोर कर देता है वो, ठीक है। तो क्या होता है कि पैनक्रियाज ने इंसुलिन भेजा ग्लूकोज के पास, और ग्लूकोज को किस पे कन्वर्ट किया, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया। ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के बाद उसको आपके मसल्स में क्या किया, इसको मसल्स वगैरह में दूसरे ऑर्गन्स होते हैं जिसके अंदर इसको स्टोर करवा दिया जाता है। तो ये क्या किया उन्होंने, आपके जो सिस्टम जो था उसने क्या किया, इसको बैलेंस कर दिया ग्लूकोज को। तो ये तरीके का होता है फीडबैक सिस्टम का। सबसे पहला पॉइंट समझने का है कि फीडबैक सिस्टम क्या है। आपको समझ आया, फीडबैक सिस्टम होता है चेक एंड बैलेंस सिस्टम, यानी कि चेक करने के बाद उसको बैलेंस करने का सिस्टम। और चेक और बैलेंस कैसे किया जाता है, 3 चीज़ें यूज़ होती है, रिसेप्टर, ब्रेन, अफेक्टर। इन तीनों चीज़ों को अभी तो आपको सिर्फ बताया है, नाम बताएं, अभी इन तीनों चीज़ों को इन डिटेल में चैप्टर 3 में पढ़ोगी, बहुत ज़्यादा डिटेल में, तब रिसेप्टर्स की टाइप से पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। अच्छा जी, तो ये होता है। उसके बाद क्या होता है, आपके पास 2 किस्म के फीडबैक सिस्टम पाए जाते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले ये देखो, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का मतलब होता है कि अगर आपकी बॉडी में कोई चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ है, मतलब अगर वो इंक्रीज़ हो रही है तो आपकी बॉडी क्या करे, उसको और इंक्रीज़ कर दे, समझ आई, यानी कि सेम वर्क करे, अगर इंक्रीज़ हो रही है तो इंक्रीज़ ही करे। और नेगेटिव फीडबैक क्या करता है, अगर कोई चीज़ इंक्रीज़ हो रही हो ना तो वो उसको डिक्रीज़ कर देता है, यानी कि अपोजिट काम करता है। ये बात समझ आई। चलो अब हम नेगेटिव फीडबैक की ये जो बात है इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो वही एग्जांपल दोबारा से दूंगी। एक तो चलो टेम्परेचर वाली एग्जांपल है, ठीक है, और एक कौन सी एग्जांपल मैंने सोची थी, एक सेकंड रुकेगा, मुझे वो एग्जांपल याद करने दो, मैं भूल गई, याद नहीं आ रही मुझे वो एग्जांपल। मैंने इतनी सारी तो एग्जांपल दे देती हूँ, फिर मैं खुद भूल जाती हूँ कि मैंने क्या एग्जांपल दे दी, क्या रह गई। खैर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम को समझाती हूँ, फिर अगर बुक में कोई ऐसी चीज़ हो जो रह गई हो तो मुझसे पूछ लेना। मेरे पास असल में बुक भी सामने नहीं है ना, तो मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या इसमें मिस कर रही हूँ। खैर नेगेटिव फीडबैक जो होता है उसमें देखो आपकी बॉडी का क्या होता है, टेम्परेचर हाई होना शुरू होता है, जैसे मैं कब से एक एग्जांपल दे रही हूँ, फ़ैन बंद हुआ और इस तरह से टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ। तो जब वो टेम्परेचर हाई होने लगता है तो आपका फीडबैक सिस्टम क्या करता है, उस टेम्परेचर को डिक्रीज़ करता है। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव फीडबैक हो गया। ये बात समझ आई। देखो नेगेटिव का मतलब क्या है कि अगर आपकी बॉडी की एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है ना तो आपको जो फीडबैक सिस्टम है ना वो इसको डिक्रीज़ कर दे, ठीक है। तो अच्छा, इसी तरह से आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल हाई होने लगता है तो आपकी बॉडी क्या करती है, उसको डिक्रीज़ करना शुरू कर देती है। तो ये ग्लूकोज और टेम्परेचर की एग्जांपल से अब आपको ये बात समझ आ रही है। मुझे नहीं पता बुक में इन दोनों में से शायद कोई एक एग्जांपल होगी, या तो ग्लूकोज वाली होगी या फिर टेम्परेचर, या कोई और होगी। अगर उसको कोई मसला हो नहीं समझ आए तो मुझसे पूछ लेना। अच्छा अब बात करते हैं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम की। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या होता है कि देखो बुक में ना एक एग्जांपल दी हुई है कि जब क्या कहते हैं, ये वाली एग्जांपल ना अक्सर मैं बच्चों को बताती हूँ कि भाई ये गलत है। क्यों गलत है कि देखो अगर आपको हीट स्ट्रोक होता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि आपकी बॉडी जो है आपके टेम्परेचर, यानी कि हीट स्ट्रोक में क्या होता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा होता है। तो आपका सिस्टम ये थोड़ी करेगा कि आपके सिस्टम को और आपका जो क्या कहते हैं हीट स्ट्रोक में जो सिस्टम है उसको और इंक्रीज़ करवा दे। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है कि जब भी अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ होने लगता है तो बॉडी उसको डिक्रीज़ करवाती है, उसको पहले वाले टेम्परेचर में लेकर आती है, ठीक है। तो ये वाली एग्जांपल को छोड़ दो, एक और एग्जांपल बताती हूँ। देखो फीमेल्स के अंदर एक ऑर्गन होता है जिसको हम कहते हैं यूट्रस, जो कुछ इस किस्म का होता है। देखो ऐसा होता है, ठीक है, ये है यूट्रस, ठीक है। अच्छा जी, यूट्रस के यहाँ पर एक चीज़ बनना शुरू होती है जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से एक बेबी डेवलप हो रहा होता है, एक बेबी बन रहा होता है, ठीक है। ये प्लेसेंटा है और इससे एक बेबी अटैच हुआ हुआ है, किसके ज़रिए, अम्बिलिकल कॉर्ड के ज़रिए अटैच हुआ हुआ है। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड मदर और बेबी के दरमियान में एक ऐसा कनेक्शन होता है जिसके ज़रिए खाना ट्रांसफॉर्म होता है बेबी के पास। वेस्ट प्रोडक्ट का जो उसका मसला होता है वो होता है, बेबी को अगर ब्लड चाहिए तो उसको अम्बिलिकल कॉर्ड, यानी मदर से और बेबी का कनेक्शन किसके थ्रू है, अम्बिलिकल कॉर्ड के ज़रिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बेबी डेवलप हो रहे होते हैं, ज़ाहिर है बेबी को डेवलप होने के लिए मदर की यूट्रस में, ठीक है। मैं जब छोटी थी, छोटी नहीं थी,
जब मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थी, तो सेकेंड ईयर में इवन मैं सेकेंड ईयर में आ गई थी, लेकिन मेरे कंसेप्ट तो क्लियर थे, लेकिन मैं एक बहुत, ये तो मासूम बच्ची कह लो या शायद मुझे पता नहीं था। तो मेरी मदर ने खैर मुझे कभी इस तरह से बड़ों में उठने बैठने नहीं दिया, तो मुझे इससे इतना ज़्यादा नोहाव नहीं थी। तो मैं ये समझती थी कि बेबी डेवलप होते हैं स्टमक में, ठीक है। सबसे पहले तो ये कंसेप्ट नहीं था, पहले तो फरिश्तों वाला कंसेप्ट था। मैं मैट्रिक क्लास तक मेरे माइंड में एक ही कंसेप्ट था कि बेबीज़ जो होते हैं वो फरिश्ते लेकर आते हैं। फिर फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में ज़ाहिर है सारी चीज़ें डिटेल में होती हैं, बार बार डिस्कस होती हैं। तो फिर क्या कहते हैं, फिर मुझे थोड़ा थोड़ा पता चलना शुरू हुआ कि हाँ, बेबी जो हैं वो मदर की बॉडी में डेवलप होते हैं, ठीक है, डेवलप होते हैं। कहाँ डेवलप होते हैं ये मेरे माइंड में था कि स्टमक में डेवलप होते हैं, पेट में डेवलप होते हैं। अच्छा भाई, ये कंसेप्ट मेरा गलत था। इसलिए गलत था कि बेबीज़ कहाँ डेवलप होते हैं, यूट्रस में डेवलप होते हैं। इसलिए आपको बता रही हूँ, क्या पता हो सकता है आपको भी मेरी तरह बात ना बताओ। यूट्रस को उर्दू में कहते हैं बच्चादानी, यानी कि बेबी को जिसमें रखा जाए वो केज, वो देखो हम लोग कहते हैं ना मच्छरदानी, ठीक है, यानी कि जिसके अंदर हम लोग मच्छर से बचने के लिए बैठते हैं। इसी तरह से बच्चा जिस चीज़ में डेवलप हो रहा होता है, बेबी, उसको यूट्रस कहते हैं। उर्दू में बताने का मकसद ये कि बाज़ औक़ात आगे आपने डॉक्टर बनना है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको इंग्लिश में कुछ कहते हैं, उर्दू में कुछ कहते हैं। कभी कोई पेशेंट आ जाए कि यार मेरे पित्ते में दर्द हो रहा है, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, मेरी फला जगह में दर्द हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसको उर्दू में क्या कहते हैं। मुझे भी नहीं पता था, मेरे सर मुझे बहुत ज़्यादा बताते थे। उस टाइम मुझे बहुत एनोइंग लगता था कि यार इतना ज़्यादा ओपनली हमें बता रहे हैं, लेकिन उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा हो जाता है। कभी आपको नहीं पता ना आपका कब किससे कैसे बंदे से आपका सामना हो जाए। कभी कोई बहुत ज़्यादा ऐसा बंदा मिलता है जो अनएजुकेटेड होते हैं, जो इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते। तो खैर मैं आपको बता रही थी कि यूट्रस होती है, ठीक है। अच्छा जी, यूट्रस में बेबी डेवलप होना शुरू होता है। तो बेबी जो है ना वो प्लेसेंटा तो होती है, यूट्रस के ऊपर डेवलप होता है, ठीक है। और उसके बाद बेबी एक किस्म की रस्सी के ज़रिए मदर से और उसका कनेक्शन चल रहा होता है। उस रस्सी को हम कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। तो मैंने क्या किया था कि मैं समझती थी, मैंने आपको बताया कि स्टमक में डेवलप होते, तो मैंने क्वेश्चन किया कि अगर मदर जो है वो कुछ बहुत ज़्यादा मिर्चों वाला खाना खाएंगी तो बेबी की बॉडी पे इरिटेशन तो लाजमी होगी। तो है ज़ाहिर है, मैं सेकेंड ईयर में खड़े होकर मैंने पूरी क्लास में क्वेश्चन किया था। तो वो एक बहुत बुरी मूवमेंट है, मैं डिफ़ाइन भी नहीं कर सकती। सब बहुत ज़्यादा हंसे थे और सर को लगा कि आई वाज जोकिंग, मुझे पता है और मैं सर से मजाक कर रही हूँ। लेकिन सर को फिर आइडिया भी था कि बच्ची जो है ये बहुत बोंगी है, ऐसी बात नहीं हो सकती। फिर सर ने कहा बैठो मैं समझाता हूँ। फिर सर ने मुझे समझाया। खैर मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे अपनी लाइफ में, जो मैं जब पढ़ाती जाऊँगी, जब ऐसे टॉपिक्स आएंगे तो मैं बताती जाऊँगी, ताकि तुम ये क्वेश्चंस नहीं करना मुझसे। तो फिर क्या हुआ कि अच्छा देखो, तो बेबी कहाँ डेवलप होता है, यूट्रस में डेवलप होता है। अब क्या होता है, बेबी की डेवलपमेंट चलती है 9 मंथ्स तक। 9 मंथ्स तक बेबी डेवलप होता है। अक्सर ऐसा होता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड जो रस्सी जो होती है, जो कनेक्शन होता है मदर और बेबी के दरमियान, वो किसी वजह से टूट जाता है 4 या 5 मंथ में। तो उसमें बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, बेबी की डेथ हो सकती है, बेबी दोबारा से डेवलप नहीं हो सकता, मिसकैरेज हो जाते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, तो ये मैं बस एक बात बता रही थी, हम बात कर रहे थे पॉजिटिव फीडबैक की। तो होता क्या है, ये जो यूट्रस होती है ना, ये बिल्कुल ऐसे अभी देखो बंद है, ठीक है। यूट्रस कैसे यूं करके इतनी बंद है यूट्रस ना। अब बेबी का हेड है देखो इतना बड़ा, सही है। अब ये इतना बड़ा हेड इतने से होल से कैसे बाहर आएगा। तो क्या होता है कि एक चीज़ शुरू होती है जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शंस, यानी कि सिकुड़ना। ये चीज़ जो है ये सिकुड़ कर ना बिल्कुल इतना खुल जाती है, इतनी खुल जाती है, ये जगह इतनी खुलती है, तो बेबी जो है वो आराम से आ जाता है, ठीक है। तो इस जगह को इतना खोलने के लिए एक किस्म का हार्मोन आता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन। क्या कहते हैं, ऑक्सीटोसिन। तो क्या होगा कि वो जो ऑक्सीटोसिन है ना, वो आने के बाद वो क्या करवाता है, वो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करवाता है। तो ऑक्सीटोसिन क्या है, हार्मोन है जो क्या करवा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है। तो क्या होगा कि हमारा जो सिस्टम है ना वो उसको इंक्रीज़ करवाएगा, ऑक्सीटोसिन को और इंक्रीज़ करवाएगा। यानी कि वो आ तो रहा है, वो वैसे ही इंक्रीज़ हो रहा है और हमारा सिस्टम में उसे और इंक्रीज़ करवा रहा है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, पॉजिटिव फीडबैक कहलाता है। समझ आई। तो कॉन्ट्रैक्शंस होती है कि तो मदर अक्सर कहती है ना कि भाई कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गई हैं, यानी पेन होना शुरू हो गया। आई थिंक 200 पेन्स उठते हैं बेबी डिलीवर होने से पहले, जहाँ तक मुझे याद है। मेरी मदर ने मुझे बात बताई थी कि 200 पेन्स उठते हैं बेबी डिलीवर होने से पहले, लेबर में ले जाने से पहले। जब लेबर का मतलब ही दर्द पेन वगैरह से लिया जाता है।
तो यहाँ तक ऑक्सीटॉक्सिन वाली एग्जाम्पल क्यों दी है, लेबर वाली क्यों दी है, डिलीवरी वाली एग्जाम्पल क्यों दी है, क्योंकि यही एग्जाम्पल इसके लिए मुनासिब है। मेरा ख्याल है वो जो नोट्स है ना उसके अंदर ये एग्जाम्पल लिखी होगी, नहीं लिखी हो तो मुझे बता देना, फिर इसको मैं बता दूँगी कैसे लिखना है, क्या करना है। ठीक है, यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है।